बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दिया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फैसल चौधरी साहब गए थे जी, और उन्होंने मुलाकात की इमरान खान साहब से। दीगर लोग भी थे, लेकिन जिनकी लिस्ट दी गई थी उनको तो बेशतर को नहीं मिलने दिया गया। इमरान खान साहब की फैमिली को भी नहीं मिलने दिया गया। उनकी बहनें, ये लगातार 1 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है, लगभग 5 हफ्ते हो गए। वो हर दफ़ा जाते हैं, मुलाकात की कोशिश करते हैं, मुलाकात करने नहीं देते और वो खाली हाथ वापस आ जाते हैं। वहाँ से उन्हें गिरफ्तार कर करके दूर दराज इलाकों में पहुँचाया जाता है। एक अजीब तमाशा है जो पाकिस्तान में लगा हुआ है। और ये जो लोग कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें अगर ये लोग खुद जेल में बंद हो और ये जानते हैं कि इमरान खान किसी जुर्म की वजह से जेल में बंद नहीं है, वो सिर्फ एक ज़िद की वजह से जेल में बंद है। निज़ाम ये चाहता है कि इमरान खान उनके सामने घुटने टेक दे, और इमरान खान ये कहते हैं कि मैं घुटने क्यों टेकूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं। ये है जी लड़ाई। और इस लड़ाई में अब वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो इंसानी हकूक़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, जो माजी में कभी हमने ऐसी चीज़ें होती हुई नहीं देखी। क्योंकि सियासतदान जल्दी सरेंडर भी कर जाते थे, इमरान खान साहब सरेंडर नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले चौधरी साहब का जो एक ट्वीट है वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको मैं, उसके बाद जो तफसीली खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो ट्वीट में वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान उस्मान रियाज गिल और फैसल मलिक और अफजाल पाहट एडवोकेट भी मौजूद थे। खान साहब की फैमिली, वकला और रफ़का को इंतज़ामिया की जानिब से गैर कानूनी तौर पर रोके जाने पर ब्रीफिंग दी गई। उनको बताया गया कि तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर किए जाने के बावजूद मुकदमात नहीं लगाए जा रहे। खान साहब ने लीगल कमेटी और पार्लियामेंट में मौजूद तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आइन और कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर ख़त लिखने की हदायत जारी की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को अफगान शहरियों के इशू पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक पेश करने और बहस कराने की हदायत की गई। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की सुस्त रवि की वजह से कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो पहले दिन से कह रहे थे कि अफगानिस्तान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और इसके बगैर दहशतगर्दी की रोकथाम मुमकिन नहीं है। 3 साल बाद इस हुकूमत ने अपना वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान भेजा है। इससे आप इनकी नाअहली का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इमरान खान साहब ने फॉर्म 47 की हुकूमत को मानने से बिल्कुल इनकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मैच जीत चुकी है। अवाम ने इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को रिकॉर्ड मैंडेट देकर तारीख रकम कर दी है। किसी भी मुल्क को फ़ौज तनहा इकट्ठा नहीं रख सकती, इसके लिए अवाम का साथ होना ज़रूरी है और अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। अब जो बाकी स्टेटमेंट इधर उधर से रिपोर्ट हुआ इमरान खान साहब का, टोटल वो क्या है। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है और अवाम के लिए आगे बढ़ना होगा। फैसल चौधरी साहब ने अडियाला जेल के बारे गुफ्तगू करते हुए जो बातें की वो ये है कि 6 वकला के नामों की लिस्ट दी गई थी और वो कहते हैं जी मेरी यहाँ मुलाकात हुई है। मैंने कहा मैं बाहर जाता हूँ, आप नईम हैदर पंजूता साहब को मुलाकात के लिए बुला लें। इमरान खान साहब की सेहत अच्छी है। उन्हें आगाह किया गया कि बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान को आगाह किया गया कि पार्टी रहनुमा और वकला को भी रोक लिया गया। लिस्ट के मुताबिक सिर्फ 2 बंदे जेल तक पहुंच सके हैं, बाकियों को रोक लिया गया है। इमरान खान का कहना था कि 26वीं तरमीम के बाद जो हो रहा है उस पर लीगल कमेटी पार्टी की आदत चीफ जस्टिस को खत लिखेगी। अदालत में हमारे केसेस नहीं लग रहे, बुशरा बीबी के साथ ज्यादती हो रही है। कानूनी उमूर पर उस्मान गिल और फैसल मलिक ने इमरान खान को ब्रीफिंग दी। हमारी इमरान खान से सियासी उमूर पर भी बातचीत हुई। बाहर होने वाली मुख्तलिफ पेशरफ पर उन्हें आगाह किया गया। हम एक वक्त में 9 वकील भी वानी से मिले पहले इमरान खान साहब से। मुलाकात इमरान खान की फैमिली का आईनी हक है, क्यों इजाज़त नहीं देते। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की ज़रूरत मुल्क और अवाम को है। पीटीआई फेडरेशन की जमात जो पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकती है। इमरान खान ने सियासी रुफका से मुलाकात ना करवाने, 3 हफ्ते कबल बच्चों से टेलीफोनिक मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने बात की। और उस्मान गिल ने इमरान खान साहब को आगाह किया कि तौहीन अदालत की दरखास्त पर 28 अप्रैल को समाअत होगी। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सीनियर लीडरशिप आकर मुझे ब्रीफ करे। इमरान खान ने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल मुतनाज़ हो चुका है, लिहाजा ज़रूरी है कि लोगों को एतमाद मिले। मुतनाज़ मामला इससे तनाज़े से गड़बड़ होंगे। अफगानिस्तान के बारे में जो उन्होंने कहा वो पहले से ही हो चुका, मैं आपको बता चुका हूँ, उनके ट्वीट में भी था। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने बहुत वक्त ज़ाया किया, जिससे कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र पहले नहीं रखा गया। इस वक्त भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ज़र मुबादला के बगैर मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी। पीटीआई को क्रश करने के लिए मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। चाहे अदलिया हो, FIA हो, पुलिस हो, हर इदारे को तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी कुछ खबरें छापी और कुछ इनसाइड मेरे पास भी है। तो ये खबर ये कहती है कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के बयानात और मादनी वसाइल बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और वकला से मुलाकात की अंदरूनी कहानी यह है कि पीटीआई ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के बयानात पर सख्त बरहमी का इजहार किया और शेख वकास अकरम को शेर अफजल मरवत के इल्ज़ामात का 2 टोक जवाब देने की हदायत जारी की हैं।
عمران خان نے کہا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی میں پلانٹ کیا گیا تھا، شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان شیر افضل مروت کی جانب سے وکلا کی فیسوں اور علیمہ خان سے متعلق بیانات پر شدید برہم ہوئے۔ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا شیر افضل اس نے پیسے کھا لیے، اس نے کھا لیے، ان کی بہنوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، اور عجیب و غریب قسم کے اسٹیٹمنٹ۔ تو عمران خان صاحب نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان نے مائنز اینڈ منرل بل پر تحفظات کا اظہار کیا اور علی امین گھنٹا پور کو مائنز اینڈ منرل بل پر ملاقات کے لیے بلایا کہ باقی سینئر قیادت بھی آئے اور وہ آ کر مجھے اس کے اوپر بریفنگ دیں۔ اور عمران خان نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ معذرت خانہ رویہ جو ہے ان کے بارے میں پیغام بھیجوایا وہ یہ ہے کہ وہ نہ آپ رکھیں۔ سخت پیغام عمران خان صاحب نے بھجوایا اور پارٹی قیادت کو تمام آپسی اختلافات ختم کرنے کا سخت پیغام بھی عمران خان صاحب نے دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کا شکار صوبہ ہے، قانون کی عملداری نہ ہونے پر سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں۔ ایک اور چیز جو عمران خان صاحب نے کہی وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ہر بار رابطے پر اعتراض کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم ملک اور عوام کے مفاد میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ ملک اور عوام کے مفاد میں کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب زیادہ اس کے اوپر اعتراض نہ کریں۔ یہ تھا ناظرین عمران خان صاحب کا جیل سے جو پیغام جو عمران خان صاحب نے دیے ہیں۔ ایک اور بڑی عجیب و غریب خبر ہے، خبریں تو بہت ساری ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک ایک کر کے، لیکن یہ خبر ویسے تو شہزاد اکبر صاحب نے دی ہے اور بڑی دھماکہ خیز خبر ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے دعویٰ کیا کہ سپریم کورٹ کے اندر سے کیمرے برآمد ہو گئے۔ یہ کچھ اور دوست بھی مجھے بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ خفیہ آلات لگائے گئے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کے ہر دفتر میں خفیہ آلات لگائے جاتے ہیں، خفیہ کیمرے اور خفیہ آڈیوز لگائی جاتی ہیں، ریکارڈنگ کی جاتی ہے، بیڈ رومز کے اندر لگا دیے جاتے ہیں، باتھ رومز کے اندر لگا دیے جاتے ہیں، جو سرکاری ریسٹ ہاؤسز ہیں وہاں پہ لگا دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز ہیں وہاں پہ لگا دیے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے کیمراز، آڈیوز، ویڈیوز کا دھندا پرانا چلتا ہے۔ بشرا بی بی کی بھی آپ نے آڈیو سنی ہوگی، عمران خان صاحب کی بھی سنی ہوگی، باقی سب کی بھی آڈیو ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں۔ جو کوئی کمپرومائز کر لیتا ہے اس کی آڈیو سامنے نہیں آتی، جو نہیں کرتا اس کی آڈیو سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے ماضی میں مریم نواز کی بھی آڈیو سنی ہوگی، شہباز شریف کی بھی سنی ہے آپ نے۔ تو سپریم کورٹ پاکستان میں شدید ہلچل مچ گئی۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے نئے تعینات شدہ جج کے چیمبر سے خفیہ نگرانی کے آلات برآمد ہو گئے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر کا دعویٰ، اور کچھ عرصہ قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بیڈ روم سے بھی نگرانی والے آلات برآمد ہو چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بیڈ روموں کے اندر، دفتروں کے اندر کیمرے لگ رہے ہیں، آڈیو ویڈیو ان کی بنائی جا رہی ہے۔ یہ کیوں بنتی ہے؟ یعنی جن ایجنسیز نے، جن اداروں نے کام کرنا ہے ملک کی حفاظت کا، جنہوں نے کام کرنا ہے ملک کو بچانے کا، جنہوں نے ملک کے لیے نگرانی کرنی ہے، جعفر ایکسپریس جیسے واقعات نہ ہو، ان واقعات کو روکنا ہے، وہ ججوں کی نگرانی کر رہے ہیں، سیاستدانوں کی نگرانی کر رہے ہیں، صحافیوں کی نگرانی کر رہے ہیں، بڑے جو کاروباری لوگ ہیں یا انفلوئنشل لوگ ہیں، مولوی ہیں، ان کی بھی نگرانی کر رہے ہیں۔ حد ہو گئی ویسے ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ناظرین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دور چلا گیا جب جنگیں ہوتی تھی اور باہر سے ڈالرز آ جاتے تھے۔ یعنی افغان وار جتنی دفعہ ہوئی پاکستان میں بہت پیسہ بنا، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ دبا کے پیسہ بنایا۔ جب جب افغانستان میں جنگ ہوئی، پہلے رشیا ہے بہت پیسہ بنایا، پھر امریکنز آئے بہت پیسہ بنایا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں وہ دور چلا گیا جب جنگیں ہوتی تھی باہر سے ڈالرز آتے تھے۔ اب خرچے کہاں سے پورے کرنے ہیں؟ یعنی خرچہ تو ان پیسوں کی عادت تو پڑی ہوئی ہے۔ اب آپ کے منرلز پر یعنی معدنیات پر، زمینوں پر قبضہ کرنا ہے، پہاڑوں پر قبضہ کرنا ہے، لوٹنا ہے اور اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ویسے پیسہ تو بہت ہے پاکستان میں، جنگوں کے دوران تو بہت ہے، بے شمار ہے، بے شمار ایسے جرنیل تھے افغان جنگ میں، بعد میں ان کی اولادیں اربوں پتی بن گئی اور پیچھے ان کا بیک گراؤنڈ ہی کچھ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کی بہن ہے عظمیٰ خان صاحبہ، آج بڑی تکلیف میں تھی، وہ ان کو بلایا گیا جناب کے علیمہ خان کو چھوڑ کے آپ باقی دو بہنیں آ جائیں۔ تو ان کی بہن جو نورین خانم اور عظمیٰ خانم، یہ دونوں وہاں پہ پہنچی، لیکن انہیں پھر نہیں ملوایا گیا۔ انہوں نے کہا سلیکٹڈ اپنی مرضی کے لوگ بھیجتے ہیں، جو اپنی مرضی سے خان صاحب کو انفارمیشن دیتے ہیں، جو اپنی مرضی سے انفارمیشن باہر لا کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتا کہ خان صاحب کو کتنا صحیح بتاتے ہیں اور کتنا خان صاحب کا پیغام باہر آ کر درست طریقے سے بتاتے ہیں۔ تو یہی تو بات ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اعتبار نہیں کر رہی کہ باہر جو انفارمیشن آ رہی ہے یا اندر جو انفارمیشن جا رہی ہے اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے۔ ناظرین ایک میں نے آپ کو تعریف پڑھ کے سنائی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ ریاست کی حقیقی تعریف کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو فروری کے آغاز میں یہ تعریف پڑھ کے سنائی تھی، اور اس لیے آپ کو میں نے فروری میں پڑھ کے سنائی تھی کہ پاکستان میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آرمی چیف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ریاست ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے فوج ریاست ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے پولیس ہے یہ ریاست ہے۔ نہیں، یہ ریاست نہیں ہے، یہ ریاست کے اوزار ہے۔ یعنی ریاست کے جو پلرز ہیں ان کے آگے مختلف ادارے کام کرتے ہیں، ان میں سے ایک ادارہ ہے فوج، ایک ادارہ ہے پولیس، ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح الگ الگ سارے ادارے ہیں، تعلیم کا ادارہ بھی ہے، صحت کا ادارہ بھی ہے، اور بے شمار ادارے ہیں پاکستان میں، ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پہ اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ غلط طریقے سے لیا گیا اور دعویٰ کیا گیا جیسے کہ فوج کوئی ریاست ہے۔ نہیں،
उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने आज वही बात दोबारा दोहराई है। उन्होंने कहा कि हमें कहते हैं कि रियासत के खिलाफ नारे लगा दिए, होश के नाखून लें, पहले आर्टिकल 7 पढ़ दें। रियासत है क्या भला? रियासत आपकी कौमी असम्बली, सेनेट, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, सूबाई असम्बलियाँ और टैक्स नाफिज करने वाले इदारे रियासत हैं। बाकी जो पुलिस है, फौज है, रेंजर्स है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, ये सारे औजार हैं, इनको आप रियासत नहीं कह सकते। तो ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान को अपना ठीक करना पड़ेगा, जब भी आप रियासत की सही डेफिनेशन तक पहुंचेंगे। नाज़रीन, एक और प्रॉब्लम जो हो रहा है कि जिन लोगों को मिलिट्री तहवील में लिया गया था वो खासे तकलीफ में है इस वक्त। यानी जो लोग फौजी अदालतों में सजा भुगत के आए हैं, उनमें से जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली या जिन लोगों ने रहम की अपील कर दी, वो तो छूट गए। जिन्होंने रहम की अपील नहीं की है, अब उन्हें निशान इबरत बनाया जा रहा है कि तुम माफ़ी क्यों नहीं मांगते भाई। इस रियासत का मसला क्या है कि रियासत के अंदर जो इदारे काम कर रहे हैं या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसका सबसे बड़ा मसला यह है कि तुम हमारे सामने झुक जाओ, तुम हमारे सामने झुक जाओ, हमारे सामने सजदा रेज हो जाओ। अगर सजदा करोगे तो तुम्हारे लिए आसानियां हैं, अगर तुम हमारे सामने सजदा रेज नहीं हो जाओगे, हमारे सामने नहीं झुकोगे, तो हम तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल करते चले जाएंगे। बड़ा इम्तिहान है। हसान न्यादी साहब ने दोबारा बताया, मैंने आपको अबूजर सलमान न्यादी साहब ने जो बताया वो आप तक पहुंचाया था। अब खदीजा सदीकी साहब बताती है कि हसान न्यादी और बाकी मिलिट्री कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक जारी है। जेल पर किसका कब्जा है? हसान के बकौल रात को 4-5 घंटे बिल्कुल भी बिजली नहीं होती, पंखा बराए नाम चलता है, सेल तंदूर की तरह आग बगोला हो जाता है, जमीन पर भी सोया नहीं जाता। जो सहूलियात बाकी सारी जेल को मैसर है, कोट लखपत जेल में वो मिलिट्री कैदी इनसे महरूम है। और क्यों महरूम है? बहरहाल ये वजह तो यही है कि जिन्होंने नहीं माफ़ी मांगी उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाए कि बिलाखिर तंग आकर वो माफ़ी मांग ले। वैसे हद है अकड़ की, जिद की और अना की। ये जिद और अना जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। रब जिस दिन इनकी अना तोड़ेगा, जिस दिन इनके गरूर को खाक में मिलाएगा, इन्हें पता चल जाएगा। और देखिए, इमेज पूरे के पूरे इदारे का बर्बाद हो जाता है। फैसला चंद लोग एस्टेब्लिशमेंट के करते हैं और पूरे इदारे का इमेज खराब कर देते हैं। और हालांकि लोग इस इदारे को ओन करते हैं, लोग इस इदारे से प्यार करते हैं, लेकिन चंद लोगों ने कहाँ पहुंचा दिया मामला, कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। 3 साल के अंदर काया ही पलट गई है। नाज़रीन, जैक ब्रैगमैन ने जो दोबारा ट्वीट की है उससे हुकूमत को काफ़ी तशवीश है, हुकूमत परेशान है, क्योंकि हुकूमत को ऐसा लगता था कि उन्होंने काफ़ी आराम करके भेजा है। अमेरिकन सेनेटर्स जो आए थे उनको काफ़ी आराम करके भेजा है। आर्मी चीफ ने खुद उनसे 3 पीस पहन के मुलाकात की थी और उनको बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी थी। इससे पहले मुहसिन नकवी भी कोशिश करके आए थे, लेकिन दोबारा से उनका जाकर ये कहना कि इमरान खान को फ्री किया जाए, उसके बगैर मामला ठीक नहीं हो सकते, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करना उनका, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए खासा तशवीशनाक है और परेशान कुन है कि वो अभी तक अपने उसी अज़म पे, अपने उसी मौक़िफ़ पे कायम है। नाज़रीन, एक बहुत खौफनाक इंसिडेंट हुआ है मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर जो भारत के कंट्रोल में है, वहाँ जो पहलगाम का इलाका है, वहाँ पे एक सैरगाह है। कुछ मकामी सयाह मौजूद थे, कुछ गैर मुल्की सयाह भी वहाँ पे मौजूद थे। इनके ऊपर हमला हुआ और फायरिंग की गई और मुसल्लह अफराद ने इन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 26 सयाह अब तक की इतला के मुताबिक कत्ल हो चुके हैं। ये कश्मीर में होने वाला बहुत बड़ा दहशतगर्दी का इंसिडेंट है और इसमें डायरेक्टली इंडिया ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, फौरी तौर पे, बगैर तहकीकात के, बगैर कुछ किए, हमेशा की तरह जैसे वो लगाते हैं वैसे ही उन्होंने फिर से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। 2 गैर मुल्की सयाह भी इसके अंदर कत्ल हो गए हैं। जो एनी शाहिदीन है वो ये कह रहे हैं कि जी गैर मुस्लिमों को कत्ल किया गया है और जानबूझकर ऐसा किया गया, वो ये कहते हैं। बहरहाल फ़ौज को वहाँ पे पहुँचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, लोगों को रेस्क्यू करने में भी मुश्किल हुई और इस वजह से ज़्यादा अफराद वहाँ पे कत्ल हो गए। अब इसके बाद जो देखें, इंडिया की हैंडलिंग का और पाकिस्तान की हैंडलिंग का फ़र्क देखें। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट होता है और आपका वज़ीर दाखिला का पता ही नहीं चलता काफ़ी देर तक कि वो गया किधर है, कहाँ। कोई कहता है वो दुबई में है, कोई कहता है यहाँ पे, कोई कहता है वहाँ पे, पता ही कुछ नहीं। आपका वज़ीर आज़म जो है वो भी, उसका जो रद्द-ए-अमल था वो आपके सामने। अब आप इंडिया का रद्द-ए-अमल चेक करें किस लेवल का है। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, नरेंद्र मोदी को कितना प्रोटोकॉल मिला सऊदी अरब में, कितना शानदार दौरा चल रहा था, वो अपना दौरा मुख्तसर करके वापस दिल्ली रवाना हो गए। जो वज़ीर ख़ारजा है इंडिया के, वो अमेरिका के दौरे पर थे, वो अमेरिका में अपना दौरा मुख्तसर करके फौरी तौर पे इंडिया रवाना हो गए। अब इंडिया के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी भी शामत आएगी, वो सबको अकाउंटेबल करेंगे, एक एक पहलू पे गौर करेंगे और वो इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। ये इंडिया का तरीक़ाकार है। हमारा तरीक़ाकार क्या है? हम झूठ बोलते हैं, लाशें छुपाते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं, हम सियासी जमात पे इल्ज़ाम डालने में देर नहीं करते। कोई एक भी इंटेलिजेंस का ऑफिसर हमने अकाउंटेबल किया अभी तक कि इतना बड़ा सानिया हो गया जाफर एक्सप्रेस का। अब इंडिया की हैंडलिंग आप देखिएगा, आने वाले दिन में मैं आपको रिपोर्ट करूंगा और उनकी संजीदगी आप देखिए कि उनका वज़ीर आज़म और उनका वज़ीर ख़ारजा, वो दोनों अपने दौरे छोड़कर, एक सऊदी अरब का और एक अमेरिका का, वो फ़ौरन मुख्तसर करके वापस पहुंचे हैं। अब नाज़रीन, ये इंडिया की सूरत हाल है। उन्होंने पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाया, वहाँ पे कोई जर्नलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के ऊपर कोई मिलिट्री स्ट्राइक कर देंगे। पहले भी इन्होंने करके देखी है, फिर करके देख लें, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
اب اس کے بعد ناظرین ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے جی IMF نے حکم دیا ہے پاکستانی حکومت کو، اور جو حکم IMF دے تو وہ حکم فوری طور پہ پورا کیا جاتا ہے کہ 168 بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں جو مختلف صوبوں میں چل رہے ہیں، 800 ارب روپے کی اس کے اوپر ادائیگیاں ہونی تھیں، اب IMF نے حکم دے دیا کہ یہ بند کر دیں آپ۔ تو وفاقی حکومت نے ان 168 بڑے تعمیراتی منصوبوں کی ادائیگیاں بند کر دی ہیں، حالانکہ ان کے اوپر 300 ارب پہلے خرچ ہو چکا تھا۔ ایک طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے ترقی ہو رہی ہے، دیکھنا یہ نہیں ہے کہ ترقی ہو رہی ہے یا نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کس رفتار سے ترقی ہو رہی ہے، یہ ترقی کی رفتار ہے۔ 168 مزید منصوبے اس سے پہلے بھی رکوائے IMF نے، بہت سارے رکوائے، میں آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں، 90 کے قریب تو خیبر پختونخوا میں رکوا دیے تھے، تو اب یہ 168 مزید تعمیراتی منصوبے رکوا دیے گئے۔ مارنگ بلوچ صاحبہ کی نظر بندی میں 1 ماہ کی توسیع کی گئی ہے، یہ دعویٰ ان کے وکیل نے کیا، کیونکہ 22 مارچ کو انہیں نظر بند کیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، اور اب 1 مہینہ گزر گیا ہے، تو اب پتہ چلا ہے کہ 1 ماہ کی مزید توسیع کی گئی ہے، اور یہ جیل کی انتظامیہ نے بتایا۔ حکومت کا کوئی نوٹیفیکیشن ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن یہ دعویٰ ہے کہ مارنگ بلوچ کی جو گرفتاری ہے اس کے اندر مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میاں صاحب کے برطانیہ میں کیا حالات ہیں، ایک اور ویلاگ میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔